जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट्री रिलीज कर दी है, बेसिकली अमेंडमेंट रिलीज करी है फॉर जून 2025 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। और आज हम पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स की अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो जो रेलेवेंट रहेगी फॉर जून 25 एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले अमेंडमेंट है हमारी, सारी अमेंडमेंट वैसे कंपनीज एक्ट की है। तो कंपनीज एक्ट में ना यहाँ बहुत टेक्निकल लिखा है, मैं सिंपल सी भाषा आपको बताऊंगी। व्हाट डू मीन बाय स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी की लिमिट्स में चेंज है, हालांकि ये चेंज पहले ही था, आपके मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे अलग से सप्लीमेंट्री रिलीज करके आपको बताया है। स्मॉल कंपनी वो होती है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ रुपीज, ठीक है, और जिसकी टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीज। तो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जिसकी टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं स्मॉल कंपनी। बस यही यहाँ पे चेंज है। तो आपको लिमिट्स बताई है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर के लिए 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली, सिंपल, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ सब क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 85 सब क्लॉज 1 एंड 2 आपको बताया है कि भैया टर्नओवर और कैपिटल के लिमिट्स ये हैं फॉर स्मॉल कंपनी। तो आप सिंपल बस ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2। अब ये चैप्टर 1 और 2 कौन से हैं? दीज आर चैप्टर 1 एंड 1-2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट रूल्स में कुछ चेंजेस आए हैं छोटे छोटे। रूल नंबर 4 में नॉमिनेशन बाय सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी, आपको पता है 1% कंपनी के केस में एक नॉमिनी का नाम भी बताना होता है ना। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नॉमिनेशन बाय सब्सक्राइबर और मेंबर, या तो इनिशियल मेंबर थे या बाद में आप मेंबर बने हो, तो इन दैट केस आपको ओपीसी में नॉमिनी का नाम बताना होता है। द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, जो इनिशियली मेंबर था जिन्होंने कंपनी बनाई है उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑफ अ 1% कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी, नॉमिनी का नाम एमओए में लिखना होता है, ये बात लिखी है। एंड सच नॉमिनेशन डिटेल्स अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ नॉमिनी, ये भी आपको पता है कि कंसेंट भी लेनी होती है, लेकिन इसको INC 32 स्पाइस प्लस फॉर्म में ही कंसेंट भी अटैच करनी होती है। पहले अलग से फॉर्म होता था, अब उसी एक स्पाइस प्लस फॉर्म जो है इनकॉर्पोरेशन का, उसी में अटैच करनी होती है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। एज अ डिक्लेरेशन एंड सेट फॉर्म अलॉन्ग विद फीस, आपको फीस पे करनी है जो भी लगती है, और उसे रजिस्ट्रार के पास कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम में फाइल करना होता है अलॉन्ग विद ई मेमोरेंडम एंड ई आर्टिकल्स। इसी स्पाइस प्लस फॉर्म में आपको इलेक्ट्रॉनिकली मेमोरेंडम भी लगाना होता है, मेमोरेंडम की सॉफ्ट कॉपी भी एंड आर्टिकल्स की सॉफ्ट कॉपी भी, सिंपल। तो मेन चीज़ क्या है, डिक्लेरेशन उसी INC 32 में स्पाइस प्लस फॉर्म में ही जाएगी, बस इतनी सी बात है, ठीक है। द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सब्सक्राइबर और मेमोरेंडम ऑफ 1% कंपनी, वो अपना कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू सच सोल मेंबर, वो मेंबर को और कंपनी को दोनों को नोटिस देके अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। और जो अब जो मेंबर बचेगा, देखो मेंबर और नॉमिनी दो लोग होते हैं, अगर नॉमिनी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर ले, नॉमिनी कहे कि नहीं मुझे नॉमिनी अब नहीं बनना है, कभी भी बोल सकता है वैसे, तो मेंबर को दूसरा पर्सन नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो सोल मेंबर अनदर पर्सन को नॉमिनेट करेगा विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल, जब ये नोटिस देगा उसके विद इन 15 डेज, और इस बात की इंटीमेशन राइटिंग में देगा कंपनी को, और उसमें नए पर्सन का भी रिटन कंसेंट लगेगा, इन विच डिक्लेरेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म INC 4, नए वाले पर्सन के डिक्लेरेशन के लिए फॉर्म लगेगा INC 4, ठीक है। तो इंटीमेशन डिक्लेरेशन आप दोगे इन फॉर्म INC 4 नए पर्सन के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ द कंसेंट अंडर सब रूल 3, रजिस्ट्रार को बताएगी। देखो कंपनी विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार को बताएगी कि ऐसे ऐसे पर्सन ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया है, उसका नोटिस देगी रजिस्ट्रार को, नोटिस ऑफ सच विड्रॉल ऑफ कंसेंट एंड द इंटीमेशन ऑफ नेम ऑफ अनदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय sole member in form INC 4 along with fees provided in the company's registration offices and fees rule 2014 and the written consent of such other person in the form of declaration in form INC 4। तो कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बताएगी इन द फॉर्म INC 4 और डिक्लेरेशन भी उसी में अटैच कर देगी, ठीक है। तो INC 4 फॉर्मेट जाता है नॉमिनी के बारे में डिटेल्स अपडेट कराने के लिए और डिक्लेरेशन उसी,
और डिक्लेरेशन उसी में ही अटैच होकर चली जाती है, ठीक है, बस ये बात यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट आपका लिखा है द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी मे बाय इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी चेंज द नेम ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड। अब यहाँ पे दूसरी बात है, पहले हमने पढ़ा था कि नॉमिनी खुद अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, यहाँ हम कह रहे हैं कि मेंबर नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी रीजन से इंक्लूडिंग उस पर्सन की डेथ हो गई है, जब वो पर्सन इनकैपेसिटेटेड हो गया है, काम नहीं कर सकता है, तो मेंबर चाहे तो पर्सन को चेंज कर सकता है एंड नॉमिनेट अनदर पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सच अनदर पर्सन एंड उसकी डिक्लेरेशन भी INC 4 में फाइल करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे नॉमिनी छोड़ के नहीं जा रहा है तो वो नोटिस नहीं देगा। अगर हम उसको चेंज कर रहे हैं खुद तो इस बात की डिक्लेरेशन भी आगे देंगे हम INC 4 में। नेक्स्ट लिखा है प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शैल ऑन द रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन, जो मेंबर कंपनी को बताएगा फिर कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बताएगी, फाइल विद रजिस्ट्रार अ नोटिस ऑफ सच चेंज इन फॉर्म INC 4, अगेन सेम चीज़ है, सेम, और अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ न्यू नॉमिनी इन फॉर्म INC 4। तो दोनों केसेस में अब INC 4 जाएगा, और जो ओरिजिनली आप नॉमिनी को अपॉइंट करोगे उसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं जाएगा, वो INC 32 में उसकी डिक्लेरेशन भी आप लगा दोगे, कंसेंट भी आप लगा दोगे, ठीक है। बस इतना सा यहाँ पे अमेंडमेंट है। एक बार मैं आपके लिए ना रीड कर देती हूँ इसको। द कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ, शुरू से पढ़ते हैं हम एक बार प्रॉपर, हम पूरा रीडिंग ले लेते हैं पूरे अमेंडमेंट की इसकी। The name of the person nominated by the subscriber to the memorandum of 1 person company shall be mentioned in the memorandum of 1 person company। सब्सक्राइबर वर्ड क्यों लिखा है, नई कंपनी बनी है इसीलिए, ठीक है, तो मेंबर ही सब्सक्राइबर होगा ना, MOA का, इसीलिए। And such nomination details along with consent of such nominee shall be filed in form number INC 32 Spice Plus as a declaration, and the said form along with the fees shall be filed with the registrar at the time of incorporation of company along with EMOA and AOA। The person nominated by the subscriber or member of 1 person company may withdraw his consent by giving notice in writing to such sole member and OPC, provided that sole member shall nominate another person as a nominee within 15 days of receipt of notice of withdrawal and send intimation of such nomination to the company along with written consent। तो nomination आप intimation भेजोगे कंपनी को along with written consent of that new person जो nominate हुआ है, such other persons are nominated in which shall be filed in form of declaration in form number INC 4, ठीक है। कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, फिर कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बताएगी अगेन इन फॉर्म INC 4 विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस, विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल, नॉट विद इन 30 days ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है, कंपनी विद इन 30 days ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट रजिस्ट्रार को नोटिस देगी और इंटीमेशन देगी कि दूसरा पर्सन हमने अपॉइंट कर लिया है INC 4 में और अलॉन्ग विद रिटन कंसेंट, ठीक है। सेम आगे लिखा है कि सब्सक्राइबर मेमोरेंडम ऑफ OPC मे बाय इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी चेंज द नेम ऑफ पर्सन, खुद से आप चेंज भी कर सकते हो, एंड नॉमिनेट अनदर पर्सन आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सच अदर पर्सन इन फॉर्म INC 4। फिर लिखा है प्रोवाइडेड दैट कंपनी शैल ऑन द रिसीट ऑफ सच इंटीमेशन फाइल that INC 4 with the registrar, file with registrar notice of such change in form number INC 4 along with fees and along with consent of new nominee in the form of declaration। तो consent उससे हम declaration की फॉर्मेट मंगवा लेते हैं और INC 4 में अटैच करके दे देते हैं, ठीक। तो अलग से कोई फॉर्म नहीं है, बस ये कहना है। नेक्स्ट है आपका वेयर द सोल मेंबर ऑफ OPC ceases to be member in the event of death or incapacity। तो हम नॉमिनी की बात नहीं है, मेंबर की बात कर रहे हैं। जहाँ पे मेंबर एक ही मेंबर होता है OPC में, उसी की डेथ हो जाए या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाए तो नॉमिनी विल बिकम द मेंबर, है ना, यही लिखा है। वेयर द सोल मेंबर ऑफ OPC ceases टू बी मेंबर, ceases मतलब अब नहीं रहा, इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हिज नॉमिनी बिकम्स द मेंबर ऑफ सच OPC। तो अब नया नॉमिनी चाहिएगा ना, अभी वो नॉमिनी तो मेंबर बन गया, अब नया नॉमिनी चाहिए। तो सच न्यू मेंबर शेल नॉमिनेट विद इन 15 days ऑफ बिकमिंग मेंबर अ पर्सन जो उसकी डेथ इनकैपेसिटी के केस में मेंबर बनेगा, मतलब सिंपल है, नया नॉमिनी का नाम बता रहा है। एंड कंपनी शैल फाइल विद रजिस्ट्रार इंटीमेशन ऑफ सच सेसेशन एंड नॉमिनेशन इन फॉर्म नंबर INC 4। इन दैट केस ऑल्सो INC 4 फाइल होगा विद इन 30 days ऑफ चेंज इन मेंबरशिप एंड विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन जिसको नॉमिनी अपॉइंट किया है एज डिक्लेरेशन इन INC 4, सिंपल। तो अगर एक मेंबर था, उसकी डेथ हो गई, इनकैपेसिटेटेड हो गया किसी भी रीज़न से, अब वो मेंबर नहीं रहा तो अब नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, उसकी अपॉइंटमेंट के विद इन 15 days नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि वो तो मेंबर बन गया,
नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा और कंपनी ये बात रजिस्ट्रार को बताएगी विद इन 30 डेज INC 4 फाइल करके, सिंपल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू OPC, रूल नंबर 7 इसमें चेंज आया है। सब रूल 4 यहाँ पे है, द कंपनी एप्लीकेशन देगी इन फॉर्म INC 6 फॉर कन्वर्जन इनटू OPC अलॉन्ग विद फीस। तो प्राइवेट कंपनी अपने आप को OPC में कन्वर्ट कराना चाहती है तो INC 6 फाइल करेगी वो अपने आप को कन्वर्ट कराने के लिए। ऑल्टर्ड MOA AOA लगाएगी, ठीक है, अब OPC के हिसाब से MOA AOA बनेगा ना, तो वो लगाएगी। कॉपी ऑफ NOC ऑफ एवरी क्रेडिटर, हर क्रेडिटर्स की NOC की कॉपी लगाएगी इसी एप्लीकेशन के साथ, और डायरेक्टर्स का एफिडेविट लगाएगी कि मेंबर्स ने अपनी कंसेंट दे दी है कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को OPC में कन्वर्ट करना चाहती है, INC 6 फाइल करेगी और ये सब चीज़ें अटैच करेगी। और जब सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएगा रजिस्ट्रार, तो रजिस्ट्रार उस प्राइवेट कंपनी को OPC में कन्वर्ट करके अपने पास रिकॉर्ड कर लेगा और नया सर्टिफिकेट दे देगा इनकॉर्पोरेशन का। क्लियर, बस इतना सा, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 19, लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 फॉर न्यू कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। वैसे तो यहाँ लिख ही दिया है, बट सेक्शन 8 किसके लिए होता था? कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए, है ना। जो आपकी चैरिटेबल वाली कंपनियाँ होती है, दान पुण्य करने वाली, उनका NGOs NPOs के लिए। ठीक, तो सेक्शन 8 में अगर नई कंपनी बन रही है उसके रिगार्डिंग रूल 19 में छोटी सी बात बताई है कि अगेन एप्लीकेशन है स्पाइस प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस INC 32 जाता है और इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे, MOA AOA लगाया जाएगा, डिक्लेरेशन लगाया जाएगा। इन फॉर्म INC 14 ऑमिट हो गया, तो बेसिकली डिक्लेरेशन वाले फॉर्म हटा दिए अलग से और अब इसी में ही डिक्लेरेशन अटैच होकर जाएगी। ठीक है, बाय एन डिक्लेरेशन जाएगी एडवोकेट, CA CS CMA किसी में से भी ले लो एक, और दैट क्या डिक्लेरेशन देंगे कि जो MOA AOA बनाए हैं वो सेक्शन 8 के प्रोविजंस को, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को, रूल्स को ध्यान में रख के ही बनाए हैं। ठीक है, बस ये डिक्लेरेशन वो देगा। तो INC 14 जाता था अलग से डिक्लेरेशन के लिए, उस फॉर्मेट में जाता था, अब नहीं जाएगा। ठीक है, अंडर सेक्शन 8 एंड मैटर्स इंसिडेंटल हैव बीन कंप्लाइड विद, बेसिकली वो ये लिख के देंगे कि सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कंप्लाई कर लिए हैं। और एक एस्टिमेट देंगे आप फ्यूचर एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंपनी का फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, जहाँ पे आप सोर्सेज ऑफ इनकम एंड कंपनी के ऑब्जेक्ट, कहाँ कहाँ से पैसा आने के चांसेस और कहाँ कहाँ लगता है कि हमें पैसे जाएंगे, उसका डिटेल बना के देंगे। और डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द पर्सन मेकिंग द एप्लीकेशन, अगेन फॉर्म 15 अब यहाँ से हट गया है। आप डिक्लेरेशन दोगे, जो भी लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, जो भी उस पर साइन कर रहे हैं, सब अपने डिक्लेरेशन भी देंगे कि हाँ सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कंप्लाई कर लिए हैं, जो भी हमने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है सब ठीक है। ये जनरल डिक्लेरेशन जाती है। ठीक है, तो फॉर्म का नंबर यहाँ से भी हट गया है। नेक्स्ट है आपका सिमिलरली सेक्शन 8 कंपनीज के लिए ही है रूल नंबर 20, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कराना चाहती है, उनके लिए रूल था। अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनीज पुराने वाला कंपनीज एक्ट, विद एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन क्लॉज A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8, मतलब चैरिटेबल पर्पज का आपका है, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो अपने आप को रजिस्टर कराना चाहती है अंडर सेक्शन 8 और अपने नाम के आगे लिमिटेड वगैरह नहीं लगाना चाहती है या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज को अपने नाम के आगे ये बेनिफिट मिलता है कि लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये एप्लीकेशन देगी इन फॉर्म INC 12 अलॉन्ग विद द फीस, जो भी आपके रूल्स में लिखी जाएगी इस चीज़ के लिए कि मुझे कन्वर्ट करना है फ्रॉम नॉर्मल कंपनी टू सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ साथ फॉलोइंग डिटेल्स और डॉक्यूमेंट आप दोगे। MOA AOA अब तो सारे ही जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ही जाते हैं। डिक्लेरेशन बाय एडवोकेट, CA CS, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, सबसे डिक्लेरेशन जाएगी क्या? नहीं, किसी भी एक से। दैट MOA AOA सेम चीज़, हमने MOA AOA प्रोविजंस के हिसाब से बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशन एक्ट की कंप्लायंस करी है, जो भी मैटर्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के हमने सारे पूरे, मतलब जो भी मैटर हैं, जो भी प्रोविजंस हमने सब फुलफिल करे हैं। फिर एक स्टेटमेंट जाती है जहाँ पे आप डिटेल बताते हो अपने एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन और विद इन 30 डेज प्रीसीडिंग दैट डेट, जिस दिन एप्लीकेशन दे रहे हो उसके उस दिन की या फिर उसके पिछले मैक्सिमम 30 दिन पुरानी हो सकती है वो डिटेल, उससे पुरानी नहीं हो सकती। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल और बोर्ड मीटिंग अप्रूविंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 8। तो अगर आपने जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में किसी में तो डिसीजन लिया होगा ना कि आप अपनी नॉर्मल कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हो, तो उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी लगा दो, सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, अ डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द पर्सन,
जो भी लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं उन सबकी डिक्लेरेशन भी लगेगी, ठीक। साथ के साथ द रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार शैल आफ्टर कंसीडरिंग 2 years फाइनेंशियल स्टेटमेंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइल करे ही जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार क्या करेगा, पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, और जहाँ पे कंपनी 1 ही साल अभी हुआ है बने हुए, तो उस साल के देखेगा, बोर्ड रिपोर्ट देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, और फिर जो भी ऑब्जेक्शंस अगर आती हैं विद इन 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, फिर एक नोटिस निकालेगा रजिस्ट्रार कि ये कंपनी अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो। तो जो भी ऑब्जेक्शंस वगैरह आएंगे उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। कोई रेगुलेटरी बॉडी से, डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से, कहीं से भी कोई ऑब्लिगेशन आएगी उसको कंसीडर करेगा, और उसके बाद डिसाइड करेगा कि ये जो सेक्शन 8 का लाइसेंस है वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कंपनी को सेक्शन 8 में कन्वर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रूल नंबर 21, कंडीशंस फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन 8 इनटू कंपनी ऑफ एनी अदर काइंड। भी उल्टा है, आप सेक्शन 8 कंपनी को नॉर्मल कंपनी बनाना चाहते हो तो आप इंटीमेशन दोगे अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 18 रीजनल डायरेक्टर को एंड ऑल्सो टू द रजिस्ट्रार और रीजनल डायरेक्टर को आप एक इंटीमेशन दोगे INC 18 फॉर्म में। और इसमें तो इतना ही चेंज था सिर्फ रूल 21 में। रूल 22 में है अदर कंडीशंस, इसी से रिलेटेड अदर कंडीशंस है, अदर कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद बाय द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 सीकिंग कन्वर्जन इनटू एनी अदर काइंड। तो आप सेक्शन 8 कंपनी से दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हो तो रूल 21 एंड 22 दोनों अप्लाई होंगे। तो रूल 21 में तो बोला था INC 18 दो, सिंपल। उसके बाद आगे की डिटेल यहाँ पे बताई है। कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी विद डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 18, उसमें डिक्लेरेशन लगाएगी CS CS या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, यहाँ पे एडवोकेट नहीं लिखा है, और की कंडीशंस जो भी है एक्ट की, रूल्स की, वो सब हमने पूरी कर दी है, ठीक है। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल ले रही है, पहले रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल आ जाएगी, उसके बाद आप ये रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर इन फॉर्म INC 20। तो जिस दिन रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल आ जाएगी उसके 30 days के अंदर अंदर INC 20 फॉर्मेट में सर्टिफाइड ये एप्लीकेशन दोगे अलॉन्ग विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कौन सा, जो रीजनल डायरेक्टर से ऑर्डर आया कि ठीक है चेंज करा लो उस चीज़ को, और अमेंडेड अपना EMOA AOA दे दोगे दोनों कम उसको रजिस्ट्रार को। सिंपल तरीका है, INC 18 फाइल करो, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी है, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर से परमिशन आ जाएगी, उसके 30 days के अंदर अंदर ROC को बता दो और INC 20 फॉर्म फाइल करके और उसमें नए वाले EMOA MOA और AOA लगा दो, राइट। नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 30, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट। तो वन स्टेट या UT से आप दूसरे स्टेट में ले जा रहे हो, तो इसमें क्या चेंज आया है, छोटा सा चेंज है। इसमें था कि ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है कन्फर्मिंग द ऑल्ट्रेशन, और जो भी उसे ठीक लगे, और एक लाइन आती थी एंड में इंक्लूड सच ऑर्डर एज टू कॉस्ट एड्स इट थिंक प्रॉपर, जो भी कॉस्ट वॉस्ट जो भी लगेगी वो सब बोल सकती है। तो ये सब एंड में इंक्लूड सच अदर एज टू कॉस्ट एज ए थिंक प्रॉपर, तो बेसिक सी कुछ नहीं है, ये लाइन को रिमूव किया है, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है, एज ए थिंक फिट जो भी कंडीशन लगाना चाहे लगा सकती हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल नॉट बी अलाउड फॉर एनी इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अलाउ नहीं कर सकते हो। कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, कोई केस पेंडिंग है, तो आप ये शिफ्टिंग नहीं कर सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस की। और क्या बात बोली है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where the management of company has been taken over by new management under a resolution plan approved under section 31 of insolvency and bankruptcy code। तो insolvency and bankruptcy code के अंदर नया मैनेजमेंट ने टेक ओवर किया है कंपनी को, ठीक है। एंड नो अपील अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्लान इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, नो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, तो शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है। तो अगर आपकी कंपनी का इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर मैनेजमेंट चेंज हुई है, ठीक है, उसके प्लान के अंदर कंपनी को रिवाइव करने के लिए, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है किसी का, कोई प्रोसिक्यूशन केस वेस कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो आप शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका रूल नंबर 33, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी
और वाइस वर्सा एप्लीकेशन जाती है INC 27 में। अगर आप प्राइवेट को पब्लिक में कराना चाहते हो, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाहते हो, INC 27 में एप्लीकेशन देनी होती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 फॉर इफेक्टिंग द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, एक आपको SRN सर्विस रिक्वेस्ट नंबर ऑफ फॉर्म नंबर RD1 पर्टेनिंग टू ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर अप्रूविंग द ऑल्टरेशन। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर आप पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक करा रहे हो तो RD की रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लगती है। तो पहले वो अप्रूवल लो और उसका जो आपका फॉर्म है ना, फॉर्म नंबर RD1 जहाँ पे रीजनल डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है अप्रूवल का, उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर SRN नंबर, फॉर्म का जो अपना एक यूनिक नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इन फॉर्म INC 27 जो आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे। साथ में फीस भी आप पे करोगे, EMOA AOA भी लगाओगे विद इन 15 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम RD। सिंपल, रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है, पहले उनके पास अप्रूवल, उनके पास से ऑर्डर आ जाएगा तो ऑर्डर के 15 दिन के अंदर अंदर INC 27 फाइल करना है। ऑर्डर का जिस फॉर्मेट में RD1 में आता है ऑर्डर, तो उसका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेंशन कर दो, वहाँ से वो MC वाले अपने आप चेक कर लेंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार के पास नए MOA AOA के साथ INC 27 फाइल कर दो। जब रीजनल डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया तो रजिस्ट्रार भी सब कुछ ठीक लगेगा तो अप्रूवल दे ही देगा, चेंज कर ही देगा। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 37, कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो अगर आपकी एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी थी और अब आप उसको लायबिलिटी कंपनी में, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में चेंज करना चाहते हो, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी हो चाहे लिमिटेड बाय शेयर हो, तो क्या होगा, कंपनी 45 डेज ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, पहले SR पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन समझते हो ना, एटलीस्ट 75% वोट फेवर में होने चाहिए। टोटल वोट जितने भी हुए हैं 75% लोग हाँ बोले इस चीज़ के लिए कि हम रेडी है कन्वर्जन के लिए, इसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो मेंबर्स पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसके विद इन 45 डेज के अंदर अंदर INC 27 आप फाइल करोगे अलॉन्ग विथ फीस, जिसमें आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट भी लगाओगे, डिक्लेरेशन भी लगाओगे। जिस जनरल मीटिंग में आपने रेजोल्यूशन पास किया उसका नोटिस अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी लगा होगा। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन की कॉपी लगाओ। न्यूज़पेपर में भी आपको पब्लिकेशन देना होता है कि हम लोग ऐसे कन्वर्ट करा रहे हैं, तो उसकी भी कॉपी लगाओ। और ऑल्टर्ड EMOA AOA लगाओगे, ड्यूली सर्टिफाइड बाय एनी ऑफ द डायरेक्टर्स जो ऑथराइज होगा इस बिहाफ पे, और कंपनी सेक्रेटरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो CS है तो CS से ऑथराइज करा लो, नहीं तो जो भी ऑथराइज डायरेक्टर होगा वो साइन कर देगा EMOA और AOA पे, ठीक है। तो बेसिकली छोटा सा प्रोविजन है कि आप अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आपको पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है और उसके बाद विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन आपको अप्लाई करना है इन फॉर्म अगेन INC 27, जैसे आपने पहले पढ़ा था सेम वैसे ही। और INC 27 के साथ क्या क्या लगाओगे आप, मीटिंग के नोटिस की कॉपी लगाओगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास है रेजोल्यूशन की कॉपी लगाओगे, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन दिया होगा उसकी कॉपी लगाओगे। यहीं से आपको पता लगा कि न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देना होता है। और EMOA AOA लगाओगे, जिस पे CS है तो CS, नहीं तो कोई भी ऑथराइज डायरेक्टर साइन कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 39, कन्वर्जन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इनटू लिमिटेड बाय शेयर। गारंटी कंपनी को आप मतलब आप लिमिटेड टू लिमिटेड ही चेंज कर रहे हो, पहले अनलिमिटेड टू लिमिटेड शेयर चेंज कर रहे थे, अब लिमिटेड बाय गारंटी थी लिमिटेड बाय शेयर करना चाहते हो। अगेन एप्लीकेशन जाएगी इन फॉर्म नंबर INC 27 विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर, वो 45 डेज था, ये 30 डेज है, ध्यान रखना। साथ में EMOA AOA लगा दोगे ऑल्टर्ड वाले, एंड लिस्ट ऑफ मेंबर विद द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, क्योंकि आप लिमिटेड बाय गारंटी को लिमिटेड बाय शेयर में कर रहे हो, तो जितने भी आपके लिस्ट ऑफ मेंबर है और जिनको जितने जितने आप शेयर्स अलॉट कर रहे हो वो सब आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। और एग्रीगेटिंग टू मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गारंटी प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स। सुनो, मेंबर्स ने अपनी गारंटी देके रखी है तो उस जितनी गारंटी उन्होंने दी है ना उस हिसाब से उनको शेयर्स अलॉट करोगे आप, ठीक है, तभी तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बनोगे। और जब आप INC 27 फाइल करोगे तो आप लिस्ट ऑफ मेंबर्स भी लगाओगे, इस मेंबर को इतने शेयर दिए, इस मेंबर को इतने शेयर दिए। ऑब्वियसली टोटल ऑफ शेयर कैपिटल आपकी पेड अप शेयर कैपिटल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट इज रूल नंबर 40, एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 41 ऑफ सेक्शन 2 फॉर चेंज इन फाइनेंशियल ईयर। आप फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज कराना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। आप अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर नहीं रखना चाहते, कोई और रखना चाहते हो तो आपको रीजनल डायरेक्टर को आपको एप्लीकेशन देनी होगी। तो वेयर द रीजनल डायरेक्टर ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन इन ई फॉर्म RD1, तो ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली जो फॉर्म है RD1 उसमें आप एप्लीकेशन दोगे तो रीजनल डायरेक्टर उसको एग्जामिन करेगा। कोई कमी मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट मिलती है, कोई इन्फॉर्मेशन रॉन्ग मिलती है तो रीजनल डायरेक्टर आपको बताएगा कि भैया इसको ठीक करके भेजो। कैसे बताएगा? कि आपके घर पे आएगा बताने? जी नहीं, जो भी आपने ईमेल आईडी दिया होगा उस पर वो इन्फॉर्म करेगा। एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज बोलेगा कि इसको रीसबमिट करो ठीक करके। ठीक, पहले ई फॉर्म RDGNL 5 होता था, वो हट गया। ठीक है, फॉर्म का नंबर आपको नहीं लिखना है। और साथ में ये क्लियर कर दिया कि भैया देखो मैक्सिमम 2 रीसबमिशंस अलाउड है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वो कैंसिल कर देगा। बस ये अमेंडमेंट है, समझ गए? आप रीजनल डायरेक्टर को बोलोगे कि मुझे ईयर चेंज करना है, आप सारे रीजंस मेंशन करोगे ई फॉर्म RD1 में। RD1 वो अच्छे से चेक करेगा, कोई कमी है, कोई इन्फॉर्मेशन और पूछनी है या कोई डिफेक्ट है उसको ठीक कराना है तो वो आपको बता देगा ईमेल आईडी पे और बोलेगा कि विद इन 15 डेज इसको रीसबमिट करो नया फॉर्म विद करेक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो आपको वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और बस 2 ही रीसबमिशन अलाउड है, फिर भी आपने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तीसरी बार रीसबमिशन अलाउड ही नहीं है, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। दैट्स इट। पढ़ो जरा। Where the regional director on examining the application in e-form RD1 finds it necessary to call for further information or find such application to be defective, तो और इन्फॉर्मेशन मंगानी है या डिफेक्टिव है मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इन एनी रिस्पेक्ट ही शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच इन्फॉर्मेशन called for or defect or incompleteness on the last intimated email address of the person or of the company which has filed such application। तो ईमेल आईडी ऑफ द पर्सन, कंपनी जो भी है जो आपने एप्लीकेशन में लिखी है उसमें बताएगा। डायरेक्टिंग द पर्सन और द कंपनी टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन और टू रेक्टिफाई डिफेक्ट और इनकम्प्लीटनेस एंड टू रीसबमिट सच एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। तो फॉर्म का नाम हट गया है और मैक्सिमम 2 रीसबमिशंस अलाउड हैं, ये आपको बता दिया। फिर आ जाते हैं रूल नंबर 41 पे। Application under section 14 of conversion of public company into private company। An application under the second proviso to subsection 1 of section 14 जहाँ पे आप पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराने की बात करते हैं, shall within 60 days from the date of passing of special resolution। तो within 60 days of passing special resolution आपको ये एप्लीकेशन RD को रीजनल डायरेक्टर को देनी है इन फॉर्म ई फॉर्म RD1 अलॉन्ग विद द फीस। और इसमें आप फॉलोइंग डॉक्यूमेंट लगाओगे, अपना इलेक्ट्रॉनिकली MOA AOA लगाओगे विद प्रपोज्ड ऑल्ट्रेशन करेक्शंस के साथ, इंक्लूडिंग द ऑल्ट्रेशन परसुएंट टू सेक्शन 68 ऑफ सबसेक्शन 68 ऑफ सेक्शन 2, मतलब सारी ऑल्ट्रेशन करके MOA AOA लगा दोगे। कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग जिसमें आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, साथ में आप डिटेल्स मेंशन करोगे कि कितने वोट फेवर में आए थे, कितने वोट अगेंस्ट में आए थे और जो डिसेंटर्स थे मतलब जो अग्री नहीं कर रहे थे इससे, उनके नाम भी भेजोगे। अ कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटर्नी नॉट अर्लियर देन 30 डेज, जहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को फाइल करने की अथॉरिटी दी गई है। तो एक अथॉरिटी जो होगा मतलब आपका बोर्ड में अगर आपको अथॉरिटी दी है कि भैया ये डायरेक्टर ये फॉर्म फाइल करेगा, या पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू आपको पावर दिया है कि ठीक है आप ये कंपनी को कन्वर्ट कराने का फॉर्म फाइल कर सकते हो, तो उसकी कॉपी भी लगानी है। 30 डेज पुराना वो नहीं होना चाहिए जो भी बोर्ड रेजोल्यूशन के पावर ऑफ अटर्नी आप लगाओगे। डिक्लेरेशन बाय अ की MP की मैनेजरियल पर्सन कि हमने pursuant to provision of subsection 68 of section 2 company limits the number of members to 200। ठीक है, और कोई डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कंपनी ने इन वायलेशन ऑफ एक्ट्स एंड रूल। प्राइवेट कंपनी में मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। तो ये बात भी लिखेंगे हम कि MP इस बात को डिक्लेयर करेगा या फिर अफर्म करेगा, कंफर्म करेगा कि हमारे पास मेंबर्स 200 से कम है और जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट भी नहीं ले सकती है, शेयर्स इशू भी नहीं कर सकती है। तो ये भी लिखेगा कि हमने पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लिया है, इस बात को भी कंफर्म करेगा। तो बिफोर कन्वर्जन आपको ये दोनों चीज़ें इंश्योर करनी है, तभी आप अपने पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करा सकते हो। राइट, नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय MP दैट देयर हैज़ बीन नो कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 63 to 76A, 73 से लेके 76A, 777, 178 इन सभी सेक्शंस का हमने कंप्लायंस किया है, मतलब नॉन कंप्लायंस नहीं है, ये सब आप मेंशन कर दोगे।
नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय की मैनेजरियल पर्सनल कि कोई भी रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 779 सबसेक्शन 3 पेंडिंग नहीं है। सेक्शन 779 डील करता है कि अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो NCLT होता है, अगर उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, NCLT एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। अगर एपलेट ट्रिब्यूनल की डिसीजन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऐसा केसेस पेंडिंग नहीं है, ये बात का डिक्लेरेशन दोगे। कंपनी ने कभी भी अपने आप को लिस्ट नहीं कराया रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और अगर करवाया था तो कंप्लीट डी लिस्टिंग हो चुकी है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन लेट डाउन बाय सेबी, ये आप मेंशन करोगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सच कंपनी जहाँ पे कोई KMP रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो ये सारा काम कौन करेगा, डायरेक्टर करेगा। ठीक है, तो ये सारी डिक्लेरेशंस भी जाती हैं KMP के द्वारा कि हमने सारी कंप्लाइंसेस करी है, कोई नॉन कंप्लाइंस नहीं है, हम लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड थे भी, अगर लिस्टेड थे तो डीलिस्ट हो चुके हैं, कोई रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 779 सबसेक्शन तो ये हमारा पेंडिंग नहीं है, और सारे रूल्स रेगुलेशन हमने कंप्लाई कर लिए हैं, हमारे नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 200 ही है, कोई डिपॉजिट हमने नहीं लिया है। ठीक है, और अगर KMP होना मैंडेटरी नहीं है आपकी कंपनी में तो डायरेक्टर ये काम करेगा। फिर लिखा है वेयर द रीजनल डायरेक्टर ऑन एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन फाइंड इट नेसेसरी टू कॉल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। सेम जो अभी आपने पढ़ा, अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है कि कोई कमी है, कोई इन्फॉर्मेशन मंगानी है, डिफेक्टिव है, मतलब कमी है आपकी एप्लीकेशन में या इनकम्प्लीट है, तो वो विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन उसे आपने एप्लीकेशन दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करेगा, आपसे इन्फॉर्मेशन मंगाएगा या कमी को ठीक करने के लिए बोलेगा ऑन द लास्ट इंटीमेटेड ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन और द कंपनी जिसने एप्लीकेशन फाइल करी है, जहाँ पे वो पर्सन या कंपनी को बोलेगा कि इसको ठीक करो। ठीक है, और रीसबमिट करो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days। ये फिर से डिलीट हो गया है, ई फॉर्म RDGALN5 ये ओमिट हो गया है। प्रोवाइडेड दैट मैक्सिमम ऑफ 2 रीसबमिशन शैल बी अलाउड, इन दिस केस ऑल्सो 2 रीसबमिशन ही अलाउड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका चैप्टर 3 की अमेंडमेंट, चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स में सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स। यहाँ पे रूल नंबर 9 डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी में आपका चेंजेस आया है छोटा सा। देखो, पहले होता था सबसे पहले कि पब्लिक कंपनी हो, आपको डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू करने, डीमैट समझते हो, डीमैट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स होने चाहिए आपके, आप फिजिकल शेयर्स नहीं रख सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे, अब सब पे ही हो गया कि सबको डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स रखने हैं। इनिशियली क्या होता था कि मतलब ग्रेजुअल डिसीजंस होते थे। पहले आपको बोला गया कि आप प्रमोटर्स वगैरह आप लोग डीमैट, मतलब बेसिकली अभी बोला कि पहले तो आप पे डीमेटेरियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बेसिकली मान लो आप ऐसी कंपनी हो जिस पे डीमेटेरियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक, पर अब डीमेटेरियलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। अब पब्लिक कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर डीमेटेरियलाइजेशन होना चाहिए, शेयर्स आपके डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर ऐसा था कि पहले आप पे डीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फिजिकल शेयर्स थे, अब आप शेयर्स इशू करना चाह रहे हो, तो अब आपको कंपल्सरीली जो भी जितने भी शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं उनको डीमैट में कन्वर्ट कराना होगा। क्या लिखा है, प्रमोटर्स ऑफ एवरी पब्लिक कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ एनी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मे होल्ड सच सिक्योरिटीज ओनली इन डीमैट फॉर्म। तो पब्लिक कंपनी कोई भी, अगर आप पब्लिक ऑफर निकालना चाहते हो, अगर आपके प्रमोटर्स के पास पहले के फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स पड़े हैं, उन्हें डीमैट में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। Provided that the entire holding of convertible securities of a company by promoters held in physical form up to the date of initial public offer shall be converted into dematerialized form before such offer is made। public offer करने से पहले and thereafter, और उसके बाद प्रमोटर हमेशा डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स रखेगा। ऐसा नहीं हो पब्लिक ऑफर हो गया फिर से आपने फिजिकल में कन्वर्ट करा लिए, नहीं। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी आप नया पब्लिक ऑफर निकालना चाहते हो, इन केस पहले आप डीमेटेरियलाइजेशन के लिए आप एप्लीकेबल नहीं थे तो, और आपके प्रमोटर के पास फिजिकल शेयर्स पड़े हैं, उनको डीमैट में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, एवरी पब्लिक कंपनी विच इशूड शेयर वारंट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब एक होता है आपका शेयर वारंट, जहाँ पे आपने शेयर्स अभी अलॉट नहीं करे हैं, उनको वारंट दे दिया कि बाद में इनको वारंट को दिखा के आप शेयर्स ले लेना कंपनी के। ठीक है, तो काइंड ऑफ कूपन होता है ये, शेयर्स नहीं दे रहे हो, शेयर सर्टिफिकेट में तो शेयर ही नाम कर दिए, लेकिन शेयर वारंट इसके बाद में दिखा के इसके बदले में शेयर्स ले लेना। तो कंपनीज एक्ट 2013 स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम अगर किसी के पास कंपनी के शेयर वारंट थे तो उनका क्या करना है, सबसे पहले तो ये एक्ट स्टार्ट, मतलब ये जो रूल आए 2023 वाले, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेकेंड अमेंडमेंट रूल आया है, तो
जिस दिन से ये रूल आया है उसके 3 महीने के अंदर अंदर अपने शेयर वारंट की डिटेल आप रजिस्ट्रार को दो इन फॉर्म PAS 7, ठीक है। और साथ में विद इन 6 months ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स अपने जो बियरर्स हैं, मतलब जो भी शेयर वारंट को होल्ड कर रहे हैं, उनसे बोलो कि सारे शेयर वारंट सरेंडर करें और उनकी जगह डीमटेरियलाइज शेयर्स ले लें। और ये मैंडेटरी नहीं होगा, ऑप्शनल होगा, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पस इसके लिए आप PAS फॉर्मेट में सभी शेयर वारंट होल्डर्स को नोटिस भेजोगे, उन्हें बोलते हैं बियरर ऑफ शेयर वारंट। और कंपनी की वेबसाइट कंपनी नोटिस भेजोगे, नहीं फिजिकली नहीं भेजोगे, आप अपने वेबसाइट पे लगाओगे। एंड शैल ऑल्सो पब्लिश द सेम इन न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अपने लोकल और इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके डिस्ट्रिक्ट में जो सर्कुलेट होता है वहाँ पे इसको सर्कुलेट करा दोगे, ठीक। समझ में आया क्या करना है। अगर शेयर वारंट थे, कंपनीज एक्ट 2013 आया और कंपनी ने शेयर वारंट दे के रखे थे, तो जिन लोगों के पास भी कंपनी के शेयर वारंट थे उस टाइम तो फिजिकल फॉर्मेट में ही थे, उनको बोला कि एक काम करो, जो ये रूल्स आए हैं जब डीमेटेरियलाइजेशन का आया था इसमें ना एक्चुअली, तो जब भी डीमेट वाले रूल्स आए हैं तो उस रूल के विद इन 3 months पहले तो अपनी सारी डिटेल दो कि किसके पास कितने शेयर वारंट है, और विद इन 6 months आप उन्हें ऑप्शन दो, मतलब विद इन 6 months आप उन्हें ऑप्शन दो कि वो अपने वारंट को या तो शेयर्स में कन्वर्ट करा ले या फिर, ठीक है, या फिर, और जब आप ये इन्फॉर्मेशन आप उन्हें ऑप्शन दोगे तो ये फॉर्म PAS 8 में दोगे, अपने वेबसाइट पे लगाओगे और एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में लगाओगे इन लोकल एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस डिस्ट्रिक्ट में। और अगर कोई शेयर वारंट का बियरर सरेंडर नहीं करना चाहता तो कंपनी उन शेयर वारंट को आप अपने आप डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करो और उन्हें IEPF में भेज दो। कोई भी ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं, तो उन्हें भी आप क्या करो IEPF में भेज दो। तो जो लोग अपने शेयर वारंट को शेयर्स में कन्वर्ट करा लेंगे, ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट उन्हें आप डीमैट शेयर्स ही दोगे, फिजिकल तो आप दे नहीं सकते हो। जो नहीं कन्वर्ट करा रहे हैं तो कंपनी आप उन्हें डीमैट में फिर भी कन्वर्ट करो शेयर्स में, वारंट को शेयर्स में, और फिर उन्हें IEPF में भेज दो, ठीक है। बस इतनी सी ही बात है। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड एक बार रीड कर देती हूँ एंड वी आर गुड टू गो। The promoter of every company making public offer of any convertible security may hold such security only in dematerialized form, provided that the entire holding of convertible securities of a company by promoters held in physical form up to the date of initial public offer shall be converted into demat form before such offer is made, and thereafter promoter shareholding shall be held in dematerialized form only. उसके बाद है एवरी पब्लिक कंपनी विच इशूड शेयर वारंट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, ऑब्वियसली शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो बातें खत्म, शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स inform the registrar about the details of such warrant in PAS 7, and within a period of 6 months from commencement of these rules require the bearer of the share warrant to surrender such share warrant to the company and get the shares dematerialized in their account, ठीक है। एंड इसके लिए फॉर दिस पर्पज कंपनी शैल प्लेस नोटिस फॉर द बियरर्स ऑफ शेयर वारंट इन फॉर्म PAS 8 on the website of the company and publish the same in newspaper in vernacular and English language in the district where registered office of the company is situated. If any of the bearer of share warrant doesn't want to surrender the shares within the period, जो भी आपने टाइम दिया है, ऊपर जो टाइम लिखा गया था, the company shall convert such warrants into dematerialized form and transfer the same to IEPF. क्लियर। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 12, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो उसे एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट देनी होती है टू रजिस्ट्रार। उसमें सब रूल 6 था जो कह रहा था कि अगर आप बोनस शेयर्स इशू करते हो और उन्हें अलॉट करते हो तो PAS 3 में आपको डिटेल देनी होती है। अब ये रूल ऑमिट हो गया है, ठीक है, बस ये है। मतलब बोनस शेयर्स के लिए अलग से कुछ ऐसा रूल नहीं, फॉर्म नहीं है, सेम फॉर्म है। अब नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 9B, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म बाय प्राइवेट कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी के लिए है। एवरी प्राइवेट कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी, उन्हें विद इन अ पीरियड रेफर टू इन सब रूल 2 शैल इशू द सिक्योरिटीज ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो बेसिकली अभी आप कोई भी प्राइवेट कंपनी भी हो तो भी आपको डीमैट फॉर्म में शेयर्स इशू करने हैं अदर देन स्मॉल कंपनी। Facilitate dematerialization of all securities in accordance with provision of Depositories Act and regulation। तो ऑब्वियसली आप डीमेटेरियलाइजेशन कर रहे हो तो डिपॉजिटरी एक्ट फॉलो करोगे। अ प्राइवेट कंपनी विच हैज ऑन द लास्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन और आफ्टर 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 और उसके बाद के ईयर्स में जिनका भी ईयर एंड हो रहा है
और वो स्मॉल कंपनी नहीं है, shall within 18 months from closure of such financial year comply with the provision of these rules। तो क्या कह रहे हैं, 31 मार्च 2023 पे आपका ईयर एंड हो रहा है, आप प्राइवेट कंपनी हो पर स्मॉल कंपनी नहीं हो, तो 18 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको इन रूल्स को कंप्लाई करना है। क्या करना है, डीमैट फॉर्म में अपने शेयर्स को कन्वर्ट करना है, सिंपल, ठीक। प्रोवाइडेड दैट अ प्रोड्यूसर कंपनी के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है, उन्हें 5 साल का टाइम दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली डिमेटलाइजेशन का ना सब कुछ 2023 में आया था, तो वहां से ना 5 ईयर्स का टाइम दे दिया, 31 मार्च 2023 से 5 साल ले लो और अपने आप को अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करा लो। Provided that a producer company covered under this sub rule shall within a period of 5 years of closure of such financial year comply with the provision of this sub rule। प्रोड्यूसर कंपनी होती है जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए काम करती है, जो रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड काम करती है, ठीक है। जैसे आपके शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड ऑल, जो कि कोऑपरेटिव के फॉर्म में जनरली काम करती हैं, दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ प्राइवेट कंपनी अदर देन प्रोड्यूसर कंपनी विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी के अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी जो स्मॉल कंपनी भी नहीं है, तो उनके लिए क्लियर कर दिया कि जो 31 मार्च 2023 पे एग्जिस्ट करती हैं, तो आप अपने प्रोविजंस को, डीमेटलाइजेशन के प्रोविजन को 30 जून 25 तक पूरा कर लो। वैसे तो 18 मंथ्स तो पहले पूरे हो रहे हैं, बट उन्हें एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे दिया टिल 30 जून 2025। तो ये आ सकता है आपके अमेंडमेंट में, क्योंकि देखो 30 जून की डेट है ना 25 की, इसीलिए। तो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड कितना दे दिया है इनको, प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ प्रोड्यूसर कंपनी एंड विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, बाय 30 जून अपने शेयर्स डीमैट करवा लो। अगेन एवरी प्राइवेट कंपनी making an offer for issue of any securities or buyback of security or issue of bonus shares or right offer after the date when it is required to comply with this rule। जिस दिन आपको इस रूल को कंप्लाई करना है उसके बाद आप कोई भी शेयर्स इशू करो, बोनस दो, बायबैक करो, राइट ऑफर दो, राइट इशू करो, एंटायर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP इंश्योर करो कि वो डीमेटेरियलाइज हो गए हों, ठीक है। तो जिस दिन आपको इस रूल को कंप्लाई करना है उसके बाद अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, बोनस शेयर्स दे रहे हो, राइट इश्यूज दे रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP के पास जितने भी शेयर्स हैं वो सब डीमैट में कन्वर्ट हो गए हों। बाकी तो आपको कराने ही पड़ेंगे ना, ठीक है। ये प्रमोटर्स वाले स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर दिया कि आपको डीमैट में कन्वर्ट कराने ही कराने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बोला है कि हर प्राइवेट कंपनी आपको अपने सिक्योरिटीज इशू करने हैं तो डीमैट फॉर्म में करने हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको अपने डीमैट में कन्वर्ट करा लेना है। प्राइवेट कंपनी जो 31 मार्च 2023 को एग्जिस्ट करती है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 उसके बाद एंड हो रहा है, तो बेसिकली 23 के बाद ही मैंडेटरी हो गया है, और वो स्मॉल कंपनी नहीं है, तो 18 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए। फिर क्लियर कर दिया कि प्राइवेट कंपनी हो, स्मॉल कंपनी नहीं हो, प्रोड्यूसर कंपनी भी नहीं हो। प्रोड्यूसर कंपनी को तो 5 साल दे दिए, ठीक है, स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, तो बाकी प्राइवेट कंपनी बची ना, तो आप एक काम करो 30 जून तक का टाइम ले लो, 30 जून 25 एक्स्ट्रा टाइम उनको दे दिया, ठीक। उसके बाद बोला कि भैया जब भी आप नए शेयर्स इशू करोगे मेक श्योर पहले आप प्रमोटर, डायरेक्टर, KMP जितने भी शेयर्स इनके पास हैं इन सबको डीमैट में कन्वर्ट कराओगे, तभी आप नए शेयर्स इशू करोगे, एंड ऑब्वियसली दैट विल बी इन डीमैट फॉर्म ओनली, ठीक है। क्लियर, बस इतनी सी है, पढ़ोगे तो बड़ा टफ लगेगा, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है every holder of security of private company referred to in sub rule 2 who intend to transfer such security on or after the date when company is required to comply with this rule shall get such security dematerialized before the transfer। तो जब कंपनी को ये रूल को कंप्लाई करना है उसके बाद आपको अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं किसी को, तो ऑब्वियसली आप अपने शेयर्स को पहले डीमैट में कन्वर्ट कराओगे तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब तक आपके शेयर्स डीमैट में कन्वर्ट नहीं होते आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। Who subscribes to any security of the concerned private company whether by way of private placement or bonus shares or right issue or on or after the date when company is required to comply with this rule shall ensure that all his securities are held in dematerialized form। फिर लोगों को बोला कि भैया अगर आप कंपनी से शेयर्स खरीद रहे हो, चाहे मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या फिर आप बोनस शेयर्स मिल रहे हैं आपको, राइट इशू मिल रहा है आपको, तो मेक श्योर कि आपको वो डीमैट फॉर्म में ही मिले, ठीक है। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि कंपनी आपको डीमेटलाइजेशन के रूल्स को कंप्लाई करना है, नहीं करोगे तो शेयर होल्डर ना आपके शेयर ट्रांसफर हो पाएंगे, ना आप नए शेयर्स, अपने राइट इशू, बोनस इशू कुछ भी नहीं ले पाओगे, ये लिखा है, ठीक। तो डीमैट में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन ऑफ सब रूल 4 to 10
ऑफ रूल 9A, ये सब आपके अब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में लग जाएंगे। एंड प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है डीमेट वीमेट वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 4, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2023, रूल नंबर 17, बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटी। तो सिंपल है, बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में आप या कोई भी सिक्योरिटी का बायबैक कर रहे हो तो आपको डिक्लेरेशन देनी होगी अलॉन्ग विद द रिटर्न जो आपने रजिस्ट्रार के पास फाइल की है इन फॉर्म SH11, जिसपे 2 डायरेक्टर साइन करेंगे कंपनी के, इंक्लूडिंग द मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी, और वो सर्टिफाई करेगा कि कंपनी के बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में हमने सारे रूल्स को कंप्लाई करा है। तो कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन भी देनी है जिसमें 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, MD है तो एक MD होना कंपलसरी है, SH11 में डिक्लेरेशन जाएगी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, दैट्स इट। क्या लिखेंगे कि सारे रूल्स कंप्लाई हो गए, बस। नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 7, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, रूल नंबर 9, SBO की डिक्लेरेशन बेनिफिशियल इंटरेस्ट वालों की डिक्लेरेशन जानी होती है। क्या लिखा है, वेयर एनी डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 89 इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, बेनिफिशियल ओनर कंपनी को बताएगा, कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बताएगी। तो जब भी कोई डिक्लेरेशन कंपनी के पास आती है तो कंपनी को इस डिक्लेरेशन को अपने पास नोट करना है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, और 30 डेज के अंदर अंदर इसको MGT 6 में रजिस्ट्रार को बता देना है कि भैया ये बेनिफिशियल ओनर है, दैट्स इट, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, जो एक्चुअली में शेयर्स का मालिक है पर उसका नाम एज अ शेयर होल्डर नहीं रखा है, लिखा हुआ है मैंने शेयर्स खरीदे आपके नाम पे, तो आपका नाम आ रहा होगा, शेयर्स मेरे हैं, तो यू आर द रजिस्टर्ड ओनर शेयर होल्डर जिसका नाम लिखा है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, आई एम द बेनिफिशियल ओनर। तो मुझे कंपनी को बताना होता है कि भैया मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर। जब मैं कंपनी को बताऊंगी, कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बताएगी इनफॉर्म MGT 6। नेक्स्ट है आपका कंपनीज SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर अमेंडमेंट रूल, रूल नंबर 4, रिटर्न ऑफ सिग्निफिकेंट SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो SBO के रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। सेम अगेन डिक्लेरेशन आएगी बेन 1 की फॉर्म में SBO से, ठीक है। कंपनी को बेन 2 फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच डिक्लेरेशन। तो SBO कंपनी को बताता है, कंपनी आगे रजिस्ट्रार को बताती है, SBO बेन 1 फॉर्म में बताता है और कंपनी आगे बेन 2 फॉर्म में रजिस्ट्रार को बताती है, और बेन 3 फॉर्म में अपने पास रजिस्टर मेंटेन करती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रूल 8, नॉन एप्लीकेबिलिटी। जो SBO रूल्स हैं वो कुछ कहीं पे ना अप्लाई नहीं होते हैं। दीज रूल्स मतलब SBO रूल्स शैल नॉट बी मेड एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी इज हेल्ड बाय। अगर रिपोर्टिंग कंपनी जिसको ROC को रिपोर्ट करना है उसके शेयर्स इन लोगों के पास है तो ये रिपोर्टिंग करने की टू द ROC ज़रूरत नहीं है। किसके पास है, अगर IEPF के पास है, सेक्शन 125 और इट डील्स विद IEPF, तो अगर कंपनी के शेयर्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के पास हैं तो फिर आपको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनी को डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है टू द ROC कि हमारा ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी के पास शेयर्स है। होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी क्या है, ये है आपकी मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एक कंपनी बनाई जिसमें वो 100% शेयर होल्डर है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। फिर ABC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। XYZ प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है MNO प्राइवेट लिमिटेड। तो इसने ये कंपनी बनाई, इसके थ्रू इस कंपनी में शेयर्स होल्ड करें। तो मिस्टर ए इज SBO ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली इसी वजह से वो SBO इसके भी बन जाएंगे, ठीक है। मेजॉरिटी स्टेक तो इस कंपनी में भी है ना, इस कंपनी में भी मेजॉरिटी स्टेक, इस कंपनी का इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक। तो इस तरीके से मिस्टर ए आपके इस कंपनी के भी SBO है, इस कंपनी के भी SBO हैं। ये कंपनी क्या है, आ जाओ इसको जूम करके था। मैंने आपको क्या बोला, इस कंपनी की सब्सिडरी है तो ये होल्डिंग कंपनी भी है और ये सब्सिडरी कंपनी है, ठीक। ये कंपनी अपने SBOs बताएगी, सारी डिटेल बताएगी मिस्टर ए के बारे में कि मिस्टर ए मेरा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है। तो हम कह रहे हैं इस कंपनी को दोबारा से डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी डिक्लेरेशन में सिर्फ XYZ का नाम बता दे बस। दोबारा से पुराने SBO का नाम, मिस्टर ए का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे इसने बता दिया है,
ठीक है। और सरकार को पता है कि ये इसकी अगर होल्डिंग है तो इसके भी एसबीओ सेम ही होंगे, ठीक, यही लिखा है बस। ये क्या बन जाती है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी भी है। रिपोर्टिंग कंपनी कौन होती है, जिसको शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है अबाउट द एसबीओज, तो ये रिपोर्टिंग कंपनी भी है और ये होल्डिंग कंपनी भी है। तो अगर होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी शेयर्स होल्ड करती है तो इस कंपनी को एसबीओज बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, बस ये इसका नाम बता देगी अपने बेंटू फॉर्म में, दैट्स इट। ठीक है, आ जाओ, क्या लिखा है, आ जाओ। तो जितने भी शेयर्स हेल्ड कर रही है होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी, तो आपको फिर आगे दोबारा से सारे एसबीओज की डिटेल देने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट सच होल्डिंग कंपनी की डिटेल्स आप बेंटू फॉर्मेट में बता दो आरओसी को। ठीक है, तो आप होल्डिंग कंपनी के बता दो, होल्डिंग कंपनी ने अपने एसबीओज बताई रखे हैं, तो सरकार आरओसी समझ जाएगी कि भैया ये इसके भी एसबीओज है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9, रूल 12, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फीस टू बी पेड। कंपनीज अकाउंट्स अमेंडमेंट रूल 2023 एंड कंपनीज अकाउंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2024। सुनो, ध्यान से सुनना। एवरी कंपनी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 टू सेक्शन 135, क्या था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूल्स अप्लाई होते हैं, सेक्शन अप्लाई होता है, तो आपको CSR रिपोर्ट देनी होती है इन फॉर्म CSR2 टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, हर साल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स, आगे के लिए अप्लाई होता है ये। ठीक है, एज एन अडेंडम टू फॉर्म AOC4 और AOC4 XBRL और AOC फॉर्म इंडेस। आपको CSR2 इसी में ही अडेंडम मतलब अटैचमेंट की फॉर्म में देना होता था 2020-21 ईयर के लिए। उसके बाद से रूल चालू हुआ तो दोनों को अलग अलग कर दिया। बेसिकली अब ये कहेंगे आपसे AOC4 XBRL, AOC4 NBFC इंडेस। अगर आप NBFC हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, इंडेस अप्लाई होते हैं तो AOC4 NBFC जाएगा। अगर आपको मैंडेटरी है कि आपको XBRL फॉर्मेट में अपनी रिटर्न्स को फाइल करना है तो आप पे AOC4 XBRL जाएगा, वरना आपको AOC4 सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो AOC4 के साथ आपको CSR2 भी देना होता है, जिसमें आप CSR की डिटेल देते हो कि आपने कितना खर्चा किया, क्या इम्पैक्ट रहा, ये सब डिटेल्स जाती हैं। फिर आपको बताया फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2021, फिर आपको बोल दिया कि भैया अब CSR2 सेपरेटली फाइल होगा बिफोर 30 जून। देखो अब ध्यान से सुनना, यहाँ आपको ईयर नहीं लिखा, जैसे 2021 हमारा ईयर है, तो बाय 31 मार्च 2022 आपको CSR2 फिल करना होता है। ठीक है, AOC4 तो विद इन 30 डेज ऑफ AGM करना होता है, CSR2 अगले साल 31 मार्च तक करना होता है। तो अब यहाँ पे फिर इनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, 31 मार्च 2022 तक था टाइम, पर उन्होंने बोला 30 जून तक आप अपना CSR2 फाइल कर लो। ठीक है, ठीक, फर्स्ट टाइम था ना इसीलिए। तो पहले AOC4 फाइल करो, या जो भी फॉर्म आप पे एप्लीकेबल होता है, AOC4 XBRL इंडेस जो भी होता है एप्लीकेबल, वो फाइल करो, और फिर उसके बाद अपना CSR2 फाइल कर दो। वैसे तो 31 मार्च तक करना होता है, पर आप जून तक कर दो क्योंकि पहली बार फाइल कर रहे हो। उसके बाद सिंपल लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 CSR2 अलग से जाएगा 31 मार्च 2023 तक। ठीक है, आफ्टर फाइलिंग फॉर्म AOC4। अगेन लिखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 CSR2 अलग से जाएगा बाय 31 मार्च 2024 AOC फॉर्म फाइल करके। ठीक है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो पहले इकट्ठे जाना था, अलग अलग जाएगा, 31 मार्च तक जाना होता है नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, 2021 में बस इसको 30 जून तक का टाइम दे दिया गया था, 2021 के लिए 30 जून 22 तक का टाइम दे दिया गया था, दैट्स इट। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेम चीज, 23-24 के लिए 31 मार्च 25 तक फॉर्म फाइल कर दो। AOC4 तो आपको टाइमली फाइल करना पड़ेगा, CSR2 के लिए टाइम लिमिट होती है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट इज योर चैप्टर नंबर 11, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स से रिलेटेड यहाँ पे अमेंडमेंट है छोटी सी, एंड कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स अमेंडमेंट रूल 23 और 24 वाले अमेंडमेंट रूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में मैंने पहले आपके लिए लिखा है। ठीक है, आपको तो समझना है ना, समझो। इफ़ यू आर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और आपके पास डिन नंबर है, तो आपको ना डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो एक ही बार लेना होता है, पर हर साल KYC करानी होती है, अपनी डिटेल्स को कंफर्म कराना होता है कि मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा email ID है वगैरह, इन फॉर्म DIR 3। ठीक है, क्या लिखा है देखो,
इफ़ यू आर डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड यू हैव अ डिन नंबर, होता ही है, मैंडेटरी है, यू नीड टू वेरीफाई योर डिटेल्स एवरी ईयर विद द गवर्नमेंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्टर KYC। इसको हम बोलते हैं आपको अपना KYC कराना होता है। किसको करना होता है? जिसके पास भी डिन है, उसे 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसके पास भी 31 मार्च को डिन है, उसे अपना DIR3 फाइल करके, DIR3 KYC फॉर्म फाइल करके अपने DIR3 KYC कराना होता है बाय 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आपके पास 31 मार्च 25 को डिन है तो बाय 30 सितंबर 25 आपको अपने DIR3 फाइल करना होता है। ठीक है, हर बार। कैसे किया जाता है? फर्स्ट टाइम आपके पास आपने नया नया डिन लिया है तो आपको फर्स्ट टाइम KYC कर रहे हो तो फॉर्म का नाम है DIR3 KYC फॉर्म। ठीक है, और अगर आप उसके बाद कभी भी अपनी डिटेल्स को कंफर्म कर रहे हो तो आपको फाइल करना है DIR3 KYC वेब फॉर्म। बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, सिंपलर ऑनलाइन वर्जन प्रोसेस है और सिंपल है, कम डिटेल मांगेगा आपसे। फर्स्ट टाइम ज़्यादा डिटेल मांगेगा और उसके बाद कम डिटेल मांगेगा। तो फर्स्ट टाइम अपने दिन को मतलब अपना KYC फॉर्म भर रहे हो तो DIR3 KYC और उसके बाद हर साल DIR3 KYC वेब फॉर्म। मजे की बात यह है कि अगर आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है, अगर आपको फ़ोन नंबर चेंज करना है या ईमेल आईडी चेंज करना है तो आप कभी भी अपना KYC कराओ, आपको DIR3 KYC ही करना पड़ेगा, वेब फॉर्म नहीं करना है। मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास जिन है, मैंने अपनी पहले KYC कर ली है, अब मुझे नेक्स्ट ईयर किया, हर बार KYC करनी होती है, नेक्स्ट ईयर मुझे KYC करनी है तो कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहिए? DIR3 KYC वेब फॉर्म। ठीक, पर मुझे अपना फ़ोन नंबर चेंज कराना है तो मुझे DIR3 KYC फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो अगर मोबाइल या ईमेल आईडी चेंज करानी है तो DIR3 KYC करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी है तो DIR3 KYC वेब फॉर्म में हो जाएगा। इफ़ यू नीड टू अपडेट दीज डिटेल्स अगेन इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, और फिर अगर एक साल में ही दोबारा से आपको डिटेल्स चेंज करानी है, आपको लगता है कि गलत फ़ोन नंबर दे दिया मैंने या फिर नंबर फिर से चेंज हो गया, ईमेल आईडी चेंज हो गई, आपको फिर से चेंज, एक बार चेंज करा रहे हो कोई फीस नहीं है DIR3 KYC की भी, KYC वेब की भी। पर अगर आपको ईमेल आईडी वगैरह चेंज करानी है और आप एक बार फॉर्म फाइल कर दिया फ्री में, दोबारा अगर फॉर्म फाइल करना है विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर तो 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, तो अगर आपको अगेन सेम फाइनेंशियल ईयर में चेंज कराना है तो 500 की फीस पे करो एंड DIR3 KYC अगेन फाइल कर दो। अगर आप अपने KYC फॉर्म फाइल ना करो तो आपका डिन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आप डायरेक्टर नहीं रह पाओगे जब तक आप KYC नहीं दोबारा से कराते हो और अपनी लेट फीस नहीं करते हो तो। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 12A डायरेक्टर KYC के बारे में। नेक्स्ट नहीं है, उसी को ही टेक्निकल भाषा में लिखा है, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में करवाया है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ डिन एज ऑन 31 मार्च ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर shall submit DIR3 KYC for the said financial year to the central government on or before 30th September of immediately next financial year, provided that every individual who has already been allotted a DIN shall submit e-form DIR3 KYC on or before 5th October 18। मैम आपने तो बोला था 30 सितंबर है तो 5th अक्टूबर है, अरे फर्स्ट ईयर के लिए 18 में पहली बार जब आपने DIR3 KYC किया होगा उसके लिए है, उसके बाद तो हर साल 30 सितंबर ही है। Provided further that where an individual who has already submitted e-form DIR3 KYC, तो अब आगे उसको वेब फॉर्म DIR3 KYC वेब फॉर्म फिल करना है थ्रू वेब सर्विस, कोई भी आगे की फाइनेंशियल ईयर के लिए। Provided also that in case individual desires to update his personal मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो उसे सेम अपडेट करना होगा DIR3 KYC से, वेब से नहीं होगा। बिफोर 30 सितंबर ही आपको अपना KYC कराना होता है हमेशा। Provided also that if an individual intends to update his personal mobile number or the email address again at any time during the financial year, he shall update the same by submitting e-form DIR3 along with payment of ₹500। ठीक है, DIR3 KYC, क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी KYC फॉर्म से होती है, वेब फॉर्म से नहीं। ठीक है, तो अगेन आपको अगर करना है सेम फाइनेंशियल ईयर में तो एक बार तो फ्री है, दूसरी बार चेंज करना पड़ रहा है सेम ईयर में तो 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, अब बच्चों देखो अमेंडमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पर अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया है या फिर आप चाहते हो अपना CMA इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ करना तो हमारे OTT कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप 88880402 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। पर हाँ, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज है एंड
आपको 100% कंटेंट मिलने वाला है। सभी लेक्चर्स आपको मिलेंगे इन प्रॉपर वेल डिफाइंड फॉर्म, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिंपल। और ये थी आपकी सारी बेसिक अमेंडमेंट फॉर जून 25 अटेम्प्ट, जो आपके हमारे इंस्टीट्यूट ने ICMI ने रिलीज़ की है। मेक श्योर वीडियो पूरी देखेंगे। अमेंडमेंट जो ये नोट्स हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत लगती है, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप 88880402 पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, 88880402 इस नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको ये PDF फॉर्म मिल जाएगा अगर यहाँ से डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो। आई होप ये पूरी अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से समझ में आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जहाँ पे 2025 ईयर्स मेंशन हो रहे हैं ना, जो ईयर ये वाला रिलेवेंट ईयर मेंशन हो रहा है या फॉर्म में चेंज आया है, फॉर्म ओमिट हो गया है, ऐसा कुछ है तो वो आप ज़रूर करके जाना। आपके MCQs में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए या ये चेक करने के लिए कि आपको अमेंडमेंट पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।